एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। तो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दी गई है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। आर्टिकल 93 में मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। मतलब 500 निश्चित की गई है और अभी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय संसदीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंगल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान व अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, सीटों के आरक्षण से। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 और 332। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। फर्स्ट है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। सेकंड है उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। थर्ड है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो। फोर्थ है वह पागल व दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75 के अनुसार। कई बार क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के? तो आंसर है लोकसभा के। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी, अनुच्छेद 100 में दिया गया है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। अनुच्छेद 100 के सबक्लोज 4 में
लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्यीय होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब यदि फर्स्ट है दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। सेकंड है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। थर्ड है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत गया हो। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के सब क्लॉज 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। नोट अनुच्छेद 108 के द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। फिर से सुने, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के सब क्लॉज 2 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118 के सब क्लॉज 3 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118 संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 107 में दिया गया है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता। अनुच्छेद 107 कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्कृत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नोट, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यदि क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में या किसी आर्टिकल में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है तो यह गलत होगा, क्योंकि भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या एक तरफ राज्य एक तरफ संख्या है। उत्तर प्रदेश में 80 है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट दे देता है एक तरफ और एक तरफ संख्या दे देता है और मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो उत्तर प्रदेश की 80 है, महाराष्ट्र की 48 है, पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39, मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28 है, गुजरात की 26, राजस्थान की 25, आंध्र प्रदेश की 25 है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की सेम है, उड़ीसा की 21 है, केरल की 20, तेलंगाना 17, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ की 11 है, हरियाणा की 10, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की 4 है, मेघालय की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2, गोवा की 2,
मणिपुर की 2 है, त्रिपुरा की भी 2 है। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम की 1 है। अब संघीय क्षेत्र देख लेते हैं। दिल्ली की 7 है, जम्मू कश्मीर की 5, लद्दाख और पुडुचेरी की 1 है, चंडीगढ़ की भी 1 है, दादर व नगर हवेली और दमन एवं दीव की 2 है, अंडमान एवं निकोबार की 1 और लक्षद्वीप की 1। पीवाईक्यूज देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो इसका है ऑप्शन सी 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो वही 25 वर्ष। थर्ड है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो 25। देखो मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया और तीनों बार अलग अलग तरह से घुमा फिरा के पूछा गया, इसलिए मैं लेके आई हूँ जिससे पता चले कि किस तरह से एक ही टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह घुमा फिरा कर बार बार उठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है, निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बी है, ऑप्शन बी, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। सी है, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये ऑप्शन सी ही गलत है, बाकी सब सही है। डी है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा गया है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1971। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना के उस 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ऑप्शन ए 2031 तक। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 82 के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031 जबकि 17वीं जनगणना होगी के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी, यह वर्ष विशेष है, तो ऑप्शन डी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन डी 552।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। सेकंड है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये गलत है, क्योंकि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 2 सत्रों का प्रावधान करता है। थर्ड है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी सही है, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, सभी के द्वारा। उपयुक्त सभी ठीक है। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85 टू के अनुसार और विघटन अनुच्छेद 85 सब क्लोज 2 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति करता है। सॉरी, अनुच्छेद 85 के सब क्लोज 2 ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी ही सही है। आपातकाल की उस घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83 के सबक्लोज 2 के परंतुक के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या क्या कितना होता है? तो 1/10। ऑप्शन डी। अनुच्छेद 100 के सबक्लोज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो ऑप्शन बी सही है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि को सम्मिलित कीजिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इनकी सीटें वो करनी है। तो थर्ड की महाराष्ट्र की 48 है। एक सेकेंड। महाराष्ट्र की 48 है। फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की 11 है। फिर तमिलनाडु की 25 है। और एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश की
पश्चिम बंगाल की 42 हैं और आंध्र प्रदेश की 39 है। तो यहाँ पर ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।